हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। हम आज चैप्टर नंबर 3B स्टार्ट करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट बिफोर गोइंग अहेड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जाने से पहले अब किसने किसने चैप्टर 3A का रेफरेंस लिया है पता नहीं है। स्टिल मैं एक शॉर्ट कंसेप्ट रिवीजन ले रहा हूं किसका, 3A का, क्योंकि दैट इज द बेस फॉर चैप्टर नंबर 3B। नाम से ही समझ में आ रहा है चैप्टर नंबर 3A है तो उसके बाद क्या आ रहा है, 3B आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, तो देयर इज सम रेलेवेंस। हमने 3A में पढ़ा है मेन एक चीज, डिमांड एनालिसिस। तो डिमांड हमने एक अलग से देखा। डिमांड क्या है, जो आप सब डिमांड करते हो वही डिमांड है, मतलब आपकी डिजायर। सो डिमांड मींस डिजायर, और डिजायर का मतलब क्या होता है, अर्ज टू हैव समथिंग। आपके अंदर से जो आपकी चाहते आती हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिजायर, राइट। अब नेक्स्ट आता है उसके अंदर इन इकोनॉमिक्स, बट दैट डिमांड इज डिजायर वी अंडरस्टैंड, एंड बट दैट डिजायर शुड बी बैक्ड बाय व्हाट, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। आप अभी भी बहुत कुछ डिमांड कर रहे हो लेकिन आपकी शायद तक अभी विलिंगनेस नहीं है। क्यों नहीं है? यदि मैंने अभी स्पोर्ट्स बाइक ले ली तो पता चला हमारी स्टडीज में ध्यान ना जाए। ओके, आपकी डिमांड तो है लेकिन आप एक साथ में विलिंगनेस भी नहीं कर रहे हो। ओके, बहुत बार बहुत सारे हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखे कि घर में आपके मॉम डैड को पास भी इतना पैसा है कि वो चाहे आपको टेस्ला ला के दे दें, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, टेस्ला आ गई तो क्या होगा, स्टडीज में नहीं ध्यान जाएगा। तो उनके पास आपकी डिमांड है, उनकी एबिलिटी है, बट उनकी विलिंगनेस है क्या, नहीं। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। हर चीज डिमांड नहीं होती। डिमांड यहाँ पास इन इकोनॉमिक्स क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव डिमांड या इफेक्टिव डिजायर। ऐसी डिमांड जैसे आपने बोला एक स्मॉल सा मोबाइल दिलवा दो, थोड़ा सा लेक्चर देखने में काम आएगा, सबको मिल गया ना। देखो, सो यहां पर क्या था, इफेक्टिव डिमांड। आपने बोला स्पोर्ट्स बाइक दिलाओ तो मिली क्या, किसको किसको मिल गई, नहीं मिली। सो क्या हो रहा है यहां पास, ऐसी डिमांड जो फुलफिल हो जाए, सिंपल लैंग्वेज में उसी को बोलेंगे क्या, इफेक्टिव डिमांड, नहीं तो क्या बोलेंगे उसको, इफेक्टिव डिजायर। इसके अंदर हमने ये एक मेन इंपॉर्टेंट पढ़ा था। अब डिमांड एनालिसिस कौन कर रहा है, इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरर है वो डिमांड एनालिसिस कर रहे हैं कि एट व्हाट प्राइस, व्हाट प्रोडक्ट, एट व्हाट क्वांटिटी, एट व्हाट सेलिंग कॉस्ट, टू हुम। ये सब क्या करें, कितने क्वांटिटी में बेचे, किसको बेचे। अब टेस्ला क्या मेरे को आके बेचेगा क्या, नहीं बेचने वाला। क्यों नहीं बेचने वाला, अपन खरीदने नहीं वाले ठीक है, समझ रहा है ना। विलिंगनेस नहीं है अपनी, उसको पता है वो कौन से क्लास को है, इलीट क्लास जो बोलते हैं ना अपन, एकदम अंबानी सीरीज एंड ऑल, उनके बच्चों को, अडानी एंड उनके सीरीज ऑफ, उनको बेचा जाएगा। गॉट माय पॉइंट। क्यों, वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो टारगेट मार्केट, तो किसको बेचना है, एट व्हाट प्राइस, इन व्हाट क्वांटिटी। अब वहां 8-10 तो नहीं खरीदेंगे, वो भी 1-2 खरीद लेंगे। ओके, खरीद लेंगे, अरे ठीक है खरीद सकते हैं। इसको बोलते हैं एबिलिटी है, बट विलिंगनेस कितनी रहेगी, पहला एक लेके वो चेक करेंगे ना, बहुत पसंद आ गई तो देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं कहां जाओ, मेन इंपॉर्टेंट है जो आगे समझने में काम आएगा कि डिमांड एक चीज है कि हमने देखा है कि ये डिमांड जो है मेनली मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्राइस जब इंक्रीज होता है तो पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज। इसमें किसी को कंसेप्चुअली प्रॉब्लम है क्या, नहीं। जब जब प्राइस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी किसी चीज की, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द डिमांड। ओके, जब अपन प्राइस को बेस रख के बात करते हैं। बट हमने देखा आगे, ये मैं रिवीजन शॉर्ट किसके लिए दे रहा हूं, हम 3B में जाने वाले हैं। अब प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, वी डू पर्सनली एग्री, प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो ड्यू टू व्हिच डिमांड विल चेंज। व्हाट आर दोस फैक्टर, टेट पिक्स पाव ना। टेट पिक्स पाव के अंदर टैक्सेशन लेवल, यदि टैक्सेशन लेवल इंक्रीज होगा तो प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, और डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट, एंड वाइस वर्सा। और किसका देख लें, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पॉपुलेशन के चेंज होने से भी डिमांड में इंपैक्ट होता है। इनकम आपकी बढ़ेगी तो बताओ डिमांड आप गुड्स की क्या करोगे, बढ़ेगी। सो मतलब प्राइस बस ओनली फैक्टर नहीं है, यहां कितने फैक्टर हैं, टेट पिक्स पाव ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
गॉट माय पॉइंट। फिर हमको लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी ने अपनी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स 1819 में लिख दिया कि मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि सिर्फ प्राइस के चेंज होने से डिमांड में इंपैक्ट होता है, इसका उन्होंने थीसिस एनालिसिस दिया। सो यहां पास उन्होंने बोला एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड से कितना क्या क्या रिलेशन है, रिलेशन बस बताया। ओके यहां पास ये बताने के लिए उनको क्या करना पड़ा, स्टेटमेंट उन्होंने लिखा अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, आराम से हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हायर द क्वांटिटी डिमांडेड। इस कंसेप्ट में ध्यान से सुना क्या सबने? ओके जब प्राइस क्या होगी इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी डिक्रीज होगी, और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, यही स्टेटमेंट में लिखा है। उसने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, सिर्फ प्राइस अलोन चेंज। फर्स्ट लाइन क्या था, अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। बोलता है दुनिया की ये टैक्सेशन पॉलिसी वाली से हमें नहीं मतलब, सबको कांस्टेंट कर दो, सबको बोल दो स्टॉक या स्टैचू बोल दो, और सिर्फ क्या चेंज होगा, प्राइस चेंज होगा, तब हम बताएंगे कि डिमांड का और प्राइस का क्या रिलेशन है, राइट। ये उन्होंने अपने लॉ में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसीलिए यहां पास अजम्पशन लिया गया कि टैक्सेशन पॉलिसी चेंज नहीं होगी, पॉपुलेशन चेंज नहीं होगी, इनकम चेंज नहीं होगी, ये चेंज वो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगी, प्राइस चेंज होगी, तब हम बताएंगे डिमांड कितनी चेंज हो रही है। उन्होंने फिर कुछ एक्सेप्शंस भी बता दिए थे कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल गुड्स हैं जिसके ऊपर क्या होता है, प्राइस का कोई इंपैक्ट नहीं होता। प्रेस्टिजियस गुड्स हो गया, ये कुछ प्रेस्टिजियस गुड्स हैं, हैबिचुअल गुड्स हैं, गिवन पैराडॉक्स, इग्नोरेंस, प्राइस इल्यूजन, स्पेकुलेशन, इनके कारण इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड जो प्राइस के चेंज होने से भी डिमांड में कोई इंपैक्ट नहीं होता। ये हमने पढ़ा था। मैं पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करवा रहा हूं, मैं यहाँ कंसेप्ट जितने काम आने वाले कहां, चैप्टर नंबर 3B में, वो अपन ने यहाँ रिवाइज कर लिया। मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था इसका, प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होता है। सेकेंड, यहां बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके कारण क्या चेंज होता है, डिमांड चेंज होती है, सिर्फ प्राइस अलोन एक फैक्टर नहीं है, ये चीज समझाना था। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3B में। 3B क्या बोल रहा है क्या बोलता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी मतलब, इलास्टिक किसने किसको पता है इलास्टिक कैसे होती है, बो होता है जैसे इलास्टिक होता है ना, रबर है ना, सो जब स्ट्रेच करते हैं तो वो चेंज होता है, बिल्कुल वही इलास्टिक यहां भी है, और उसी को बेस रख के अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सो इलास्टिक मतलब क्या होता है, चेंज। इलास्टिक मतलब क्या होता है, चेंज। अनइलास्टिक मतलब क्या होता है, देखो किसी के पास बो है, कुछ है, रबर है, क्या क्लास में तुम नहीं हो, सारस बाग गए हो तो पता नहीं, नहीं ना इतना बड़ा नहीं ना, ऐसे नहीं करो, लाओ दो, ये देखो दिखेगा क्या, दिख रहा है क्या, ये देखो ये क्या है, इलास्टिक है। ओके मैं बता रहा हूं काम आएगा। और ये क्या है, नॉन इलास्टिक या इन इलास्टिक। अपन क्या बोलेंगे, ये इन इलास्टिक है, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं क्या, नहीं, तो इसको बोलेंगे नो चेंज। इसको क्या बोलेंगे, नो चेंज। इसमें कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, देखो इसमें चेंज हो रहा है क्या, देखते हैं चेंज हो रहा है क्या इसकी साइज में, यस। ओके अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब चेंज इन डिमांड। डिमांड में क्या होगा, चेंज होगा, जब जब लिखा रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब चेंज होगा। इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब नो चेंज इन डिमांड। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, चेंज। अब उसके आगे डिमांड लिखा है तो चेंज इन डिमांड हो गया। इन इलास्टिक लिखा है तो क्या बोला है, नो चेंज। और नो चेंज क्या आगे क्या लिखा है, डिमांड, तो नो चेंज इन डिमांड। ठीक है चैप्टर खत्म हो गया। डरा नहीं रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ अब पढ़ेंगे। इसी के बेस पे पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा। ओके हर जगह इसी के बारे में बात करने वाला है। आ जाओ इंट्रोडक्शन। पहले अब ना प्रोफेसर मार्शल जी अपनी खुद की पहले बुराई करेंगे भर भर के कि हमने चैप्टर 3 में जो आपको पढ़ाया है वो उतने मजेदार नहीं था।
उसका इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। तो आओ देखते हैं द लॉ ऑफ डिमांड, जो लास्ट चैप्टर में अभी हम पढ़ के आए, ध्यान आ रहा है, अभी रिवाइज भी करवाए। लॉ ऑफ डिमांड शोज दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये इनवर्स रिलेशनशिप क्या है? प्राइस जब इंक्रीज होता है डिमांड क्या होता है? डिक्रीज होता है। जब प्राइस इस डायरेक्शन में भागा तो डिमांड अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? इनवर्स रिलेशनशिप। अब हमने ये भी बताया सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब जिस साइड प्राइस जाता है उसी साइड में सप्लाई जाता है। तो जिस साइड में दोनों एक साइड जाते हैं उसको अपन बोलते हैं क्या? डायरेक्ट रिलेशनशिप। यहां पर क्या हो रहा है? अपोजिट जा रहा है, तो अपोजिट को क्या बोलेंगे? इनवर्स रिलेशनशिप। तो एक वर्ड आपके लाइफ में जुड़ गया अभी, इनवर्स, तो इसको याद रखना। So law of demand shows that there is a inverse relationship between the price and the quantity demanded। ये तो पक्का है, उसने ये बताया है। किसने? लॉ ऑफ डिमांड में। प्राइस जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाने वाला है? डिमांड। अब बुराई कर रहा है, बोलता है ये बता दिया ना लॉ ऑफ डिमांड ने। बोलता लॉ ऑफ डिमांड नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। वो बोल रहा है चेंज होगा, ये लॉ ऑफ डिमांड ने बताया, लेकिन कितना चेंज होगा ये नहीं बताया। मैं जैसे फीस बहुत ज्यादा है क्या अपनी, तो उसमें से 1 रुपया मैंने कम कर दी, मान लो, कुछ चेंज होगा क्या? 10 रुपया चेंज कर दो, 100 रुपीज चेंज कर दो, 5000 चेंज कर दो, कितना होगा? हाँ चेंज होगा। अभी भी स्टूडेंट बोल रहे हैं चेंज होगा। पता है किसने किसने बोला चेंज होगा? हैंड रेज करो। 5000 अमाउंट मैंने डिक्रीज कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। कितने लोग बोल रहे हैं चेंज होगा? हाँ चेंज होगा। अच्छा, अब जितने लोग ने हैंड रेज किया बताओ, ये आप प्रोफेसर में आ चलो, अब ये बताओ कितना चेंज होगा? कोई बताएगा? अरे क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंजेस आएंगे 5000 डिक्रीज करने के बाद? कितना? कोई बता सकता है क्या? नहीं। तो इस टॉपिक में प्राइस के चेंज। अब आईफोन है, आईफोन आ रहा है। अच्छा ये अब बहुत कम हो गया है, लेकिन ठीक है। अब 1 लाख रुपीज का आईफोन आ रहा है, कल से 40,000 हमने कर दिया। सब बोलेंगे सर बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज होगी, बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज होगी। सब बोल रहे हैं 30,000, 20,000, 20,000, और कोई है क्या? 20,000। सब बोल रहे हैं यहां, अभी तो कोई नहीं बचा ना इंसान। हर कोई बोल रहा है सर इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। सब बोल रहे हैं, कितनी इंक्रीज होगी? ये एक मैन्युफैक्चरर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। अब उसकी प्राइस है, कुछ पर्टिकुलर प्राइस है, तो कितना कम करे, तो उससे कितना इंपैक्ट पड़ेगा आपके किसमें? डिमांड में। ये हमको समझ में नहीं आता। तो यही एनालिसिस करने के लिए कौन सा टॉपिक बना है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको थोड़ा और डिटेल में, लॉ ऑफ डिमांड ने क्या बोला था? चेंज होगा, इतना ही बस बोला था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है? मैं बताऊंगा कितना चेंज होगा। पर्टिकुलर 10 रुपए कम होने से कितना चेंज होगा और 10,000 के प्राइस के कम होने से कितना चेंज होगा, दोनों बताएगा, सब बताएगा वो। ओके, सो लॉ ऑफ डिमांड ने एक्सप्लेन नहीं किया था एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। बुराई कर रहा भी। लॉ ऑफ डिमांड अगेन फेल्स टू एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एक सेकेंड सर, कुछ बड़े बड़े शब्दों का यहां दुरुपयोग हो रहा है। वहां हमने पढ़ा था डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। क्या बोल रहे हो सर, कहां लिखा है ऐसा? रुको रुको रुको, ये देखो, चीख चीख के देखो, कौन सा रिलेशनशिप? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वहां हमने इसके बारे में बात की है। यहां कौन सी डिमांड के बारे में बात कर रहा है? कौन से रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है? यहां क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस के बारे में बात कर रहा है। शब्द यहां के वहां नहीं करने के, इसलिए मैं यहां पास अगेन बता रहा हूं। समझ में आई क्या बातें? कहां आप मिस्टेक कर सकते हो मैं ध्यान दिला रहा हूं। आपको याद रहेगा डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन which explains the quantitative relationship between the price and the quantity। सुनने में क्या एकदम सटीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या है वहां पर? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है कि फंक्शनल रिलेशनशिप है? वहां फंक्शन बस बताया है कि डिमांड और प्राइस के बीच में कुछ तो झोल है,
ठीक है, यहां बता रहा कितने लेवल का झोल है। अरे अब तुम भावनाओं में ध्यान दो, मतलब कंसेप्ट में, कंसेप्ट बोल रहा है लॉ ऑफ डिमांड फेज टू एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब प्राइस के चेंज होने से कितनी क्वांटिटी में क्या आएगा, चेंज आने वाला है। नेक्स्ट, देयरफॉर, फिर से मार्शल जी आए, बोलते हैं रुको, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट क्या है और कितना चेंज होगा। ठीक है, फिर उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया, द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू अ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस और एनी अदर फैक्टर्स। स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देते हैं वो भी यहां पर बता देता हूं। यहां पर दो चीज लिखी है, प्राइस और एनी अदर फैक्टर, और मैं इसको हाईलाइट करूंगा क्योंकि स्टूडेंट को ध्यान था कि मार्शल जी ने चीख चीख के बताया है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है, ये बताया है। आई पर्सनली एग्री, यू आल्सो एग्री, राइट? प्राइस अलोन विल चेंज, तो कितना डिमांड में चेंज आएगा। लेकिन क्वांटिटी में कहां बताया है, प्राइस के बारे में भी बताया है यहां पास, और एनी अदर फैक्टर। कोई बताएगा एनी अदर फैक्टर्स क्या है? टेट पिक्स आओ ना, सिर्फ यहां से पाव से पी निकल गया तो ये बन गया क्या, आओ। सो प्राइस तो है ही, ये देखो, ये पूरे टेट पिक्स, एक मैं पी भी लिखूंगा, पी अलग से लिखता हूं। सो ये पी क्या है, ये प्राइस है। बाकी एनी अदर फैक्टर्स मतलब कौन है, टेट पिक्स आओ ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बार रिपीट कर देते हैं, टैक्स, टैक्सेशन पॉलिसी, ई एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, टी टेस्ट हैबिट एंड फैशन, पी पॉपुलेशन, आई इनकम, सी प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एस प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ए एडवर्टीजमेंट, ओ अदर फैक्टर, एंड ना नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ये सारे फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स हैं जिनके कारण क्या चेंज होता है, डिमांड चेंज होती है। अब मार्शल जी बोलते हैं आपने मेरा ईगो हर्ट कर दिया, इतनी चीजें मैंने बताई दुनिया को, लेकिन इंसान की फितरत में ही होता है छोटी सी गलती बस दिख जाए, जितना उसने बताया सब गया पानी में। अब वो गलती क्या थी उनकी, उन्होंने सब बताया कि चेंज होता है, उनकी गलती क्या हो गई, कितना क्वांटिटी चेंज होता है ये बताना रह गया। तो बोलते हैं सिर्फ प्राइस के चेंज होने से मैं नहीं बताऊंगा, जितने भी फैक्टर्स हैं, सोचो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देख रहे हो, जितने भी फैक्टर्स है, टैक्सेशन पॉलिसी का यदि 5% से 7% हो गया है रेट ऑफ टैक्सेशन, तो कितना क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा मैं बता दूंगा। बोलते क्या बात है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला बना दिया उन्होंने? उन्होंने फॉर्मूला बनाया, और फॉर्मूला बनाते हुए उन्होंने बताया कि सिर्फ प्राइस के कारण कितना चेंज होगा नहीं बताऊंगा, जितने फैक्टर्स हैं सबके कारण चेंज होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है जल्दी से बताओ, सिर्फ प्राइस अलोन चेंज, और ये भी किसने दिया कंसेप्ट, अल्फ्रेड मार्शल ने। लेकिन जब उन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन किया तब उन्होंने किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया। लेकिन उन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है किसके बीच में, प्राइस एंड ऑल अदर फैक्टर्स का क्वांटिटी डिमांडेड से, मतलब हर एक फैक्टर का उन्होंने डिमांड से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है। अब समझ में आ रहा है क्या? सबके टैक्सेशन से चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा, एक्सपेक्टेशन और फ्यूचर प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा, टेस्ट हैबिट एंड फैशन के चेंज होने से, समझ में आ रहा है, पॉपुलेशन के चेंज होने से डिमांड कितना चेंज होगा। लेकिन आपके बुक्स में सिर्फ 3 ही फैक्टर्स को एक्सप्लेन करके दिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जो स्टूडेंट आगे हाई लेवल में और पढ़ रहे हैं, जहां क्या जैसे सीए, सीएस, एमपीएससी, यूपीएससी, बता चुका हूं ना ये सब जगह है। और जो अभी भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, जो अभी बीकॉम बीबीए में है, तो बोलते हैं सर इकोनॉमिक्स जब पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो बोलते हैं बस हो गया है, क्यों, यही चीज है। अब आते हैं हम इसके, अच्छा इन अदर वर्ड्स, पहली बार मैंने इन अदर वर्ड्स में लिखा है, मैं पूरे चार्ट में से इन अदर वर्ड्स मैंने निकाल दिए हैं, डायरेक्टली वन वर्ड लिखा है। In other words, it is a ratio of percentage change in the quantity demanded of a commodity to a percentage change in a price. ये in other words
इसलिए लिखा है बताने के लिए कि ये गलत है। देखो हेडिंग क्या है, कंसेप्ट। कंसेप्ट के अंदर क्या बोला था, प्राइस और डिमांड का रिस्पॉन्सिवनेस टू द क्वांटिटी एक्सप्लेन करेंगे, साथ में अदर फैक्टर्स का भी। लेकिन इन अदर्स वर्ड्स में क्या उसने अदर फैक्टर को कंसीडर किया है? नहीं। समझ में आ रहा क्यों मैंने बोला गलत? प्राइस एक्सप्लेन किया, नो डाउट प्राइस का। अभी कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कितना डेप्थ में घुस रहे हो सर, आराम से सुनो। ये ऊपर वाली पॉइंट में क्या बोला है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा बताएंगे, अदर फैक्टर्स के चेंज होने से भी। नीचे वाले पॉइंट में क्या बोला है, सिर्फ प्राइस के चेंज होने से कितना डिमांड में चेंज होगा वो बस बताएंगे। लेकिन उन्होंने ये क्या है, अब इसको मैं थोड़ा फॉर्मूला में लिख रहा हूं, आओ देखते हैं। इन अदर वर्ड्स इट्स अ रेशियो ऑफ, रेशियो कैसे निकालेंगे, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसे लिख देता हूं। इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, कितने परसेंट चेंज होगा। आओ रीड करते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही लिखा है। रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही एक फॉर्मूला उन्होंने दे दिया है। अब समझदार मेरे इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, बताओ आप लोग जितने भी फैक्टर्स हैं सबका आप रेशियो निकाल सकते हो। कोई बताएगा इनकम का, कोई एक बताए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, क्योंकि यही तो एक फैक्टर है, प्राइस को रिप्लेस करते जाएगा। चलो टैग फिक्स पाओ ना सब रख दो एक लाइन से, बोलो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन टैक्सेशन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन, बोलो expectations about future prices. वेरी गुड। कर रहे हो तुम लोग, ऐसे नहीं करते, तुम भी कभी बैठते हो ऑनलाइन, दैट्स ग्रेट। नहीं नहीं इंटरनेट स्लो नहीं है, वहां पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद पहुंचती मेरी बातें, लेकिन सब सिंक रहता है, लिप सिंक एंड ऑल सब, हाँ डोंट वरी, टेक्नोलॉजी। सो अब चलें क्या, यही चीज हम डिटेल में देखते हैं। इसको बोला जाता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने टाइप्स आप बना सकते हो, टेट पिक्स पाओ ना, सबका बनेगा। सबसे फर्स्ट है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, बताओ क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इनकम को कोई बताए, इनकम का क्या लिख दोगे, डिग्री या रेशियो ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस या कि रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो आप अपने से बना सकते हैं। तो ये मैक्सिमम चीजें मैं यहाँ पास कवर कर रहा हूँ। अब आपको देखना है, अब आपके अंदर तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है ना कि ये तो देखिए सर, आपने बोला कि चेंज होता है और उन्होंने बताया है कि परसेंटेज चेंज होने से, प्राइस के चेंज होने से कितनी क्वांटिटी में चेंज होगा ये भी बताएंगे, बराबर। सो फॉर्मूला है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कितना चेंज होगा। बिफोर दैट नहीं, पहले एग्जांपल ले ही लेते हैं आपके लिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा एक चीज ऑलरेडी क्लियर हो गई है ना कि जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है, समझ में आया क्यों मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग वहां का रिवाइज करवाया आपको। जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है सबके कारण हम क्या है, क्वांटिटी में कितना चेंज होगा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हेडिंग को रेफर करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाम में क्या लिखा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब क्या था, चेंज। ओहो, चेंज है ऑफ किसका, डिमांड का, लेकिन प्राइस आगे लिखा हुआ है। तो ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन
प्राइस। नेक्स्ट बोलूंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। कुछ और बोलो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है? सो जितने भी हैं सब हो सकते हैं। और फॉर्मूला भी आपको पता चल गया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर आएगा आपका इनकम के केस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। और लास्ट आएगा आप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो दो बता के समझा दिया कि बाकी सब फैक्टर्स में लगा देना, लेकिन ये क्रॉस इलास्टिसिटी मालूम है किसके लिए है? आप दो वर्ड यहां देख रहे हो, इन दोनों के केस में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा। इन दोनों के केस में एक ही फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। अब मैं इसका एग्जांपल पहले तो मैं आपको रिकॉल करवाता हूं कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स का कोई बताएगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? एक गुड्स दूसरे गुड्स को रिप्लेस कर सके, जैसे टी एंड कॉफी, और क्या था आपका? शुगर एंड जैगरी। ठीक है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के चेंज होने से, ये देखो ये क्या है? जैगरी। ठीक है। अब ये जैगरी है। अब प्राइस किसका चेंज हो रहा है? शुगर का। जैगरी का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का चेंज होने से इसमें बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। देखते हैं कैसे। शुगर का प्राइस क्या हो गया है? 40 रुपीज से 240 हो गया है। क्या जैगरी के प्राइस में कोई चेंजेस आया है? नहीं। जैगरी का प्राइस क्या हो जाएगा बताओ? डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो रही है? इसका तो कोई प्राइस चेंज नहीं हुआ, तब भी इस प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं ड्यू चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हुआ है और हमारा सेकेंडरी जो गुड्स है उसका क्या हो रहा है? डिमांड चेंज हो रहा है। सो शुगर का नाम दे दो क्या? ए, और जैगरी का नाम दे दो क्या? बी। ये क्या है यहां पास? अब मैं लिखता हूं तब आपको समझेगा। क्या बोला मैंने? शुगर एंड यहां जैगरी लिख देते हैं। ठीक है। यहां एस और जे लिख देते हैं। सो अब देखते हैं, जैगरी ऊपर आएगा। ये देखो, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। मतलब टीचर को भी करेक्ट कर दिया, मतलब हाँ समझ में आया आपको। तो क्या बोल रहा है? परसेंटेज चेंज इन, वाह कितने अच्छा समझ रहे हो। देखो, अरे आपको भी क्रेडिट देना पड़ेगा, इतने पेशेंटली इतनी देर से बैठ रहे हो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ जैगरी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी शुगर। ठीक है, समझ में आया क्या? अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ये किसका एग्जांपल हुआ है? टी एंड कॉफी, शुगर एंड जैगरी। यहां टी का क्या चेंज होगा? टी का प्राइस सडनली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा? कमोडिटी का डिमांड क्या होगा? अपने आप इंक्रीज होगा। चलो आगे का एक और देखते हैं एग्जांपल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कोई बताएगा? कार एंड पेट्रोल, कार एंड, एक गुड्स दूसरे गुड्स के डिमांड को कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे सडनली प्राइस क्या हो जाए पेट्रोल की? कम हो जाए, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल ही नहीं करेंगे, क्या करेंगे? और अपनी गाड़ी परचेस, कार परचेस करना स्टार्ट करेंगे और पर्सनल व्हीकल से ट्रेवल करेंगे। ओके। सो जैसे ही प्राइस पेट्रोल का कम हो रहा है, प्राइस किसका कम हो रहा है? पेट्रोल का, तो उसकी तो डिमांड बढ़ ही नहीं है। साथ में कॉम्प्लीमेंट्री उसका जो गुड्स है, दैट इज बाइक एंड कार, उनकी भी डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। प्राइस किसकी कम हुई है? पेट्रोल की। डिमांड किसकी इंक्रीज हो रही है? कार की। कार की प्राइस चेंज हुई है क्या? नहीं। समझ में आ गई बात? चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। प्राइस पेट्रोल का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो डिमांड क्या हो जाएगी? कार एंड बाइक की डिक्रीज हो जाएगी। व्हाई? क्यों डिक्रीज होगी? लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चालू करेंगे। वो इंपॉर्टेंट नहीं है डिमांड, लेकिन उसकी भी क्या होगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब दूसरे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उसके भी क्या होते हैं? डिमांड में इंपैक्ट आता है। चलो यहां डिमांड अपन किसका देखते हैं? कार का देखते हैं। डिमांड ऑफ कार चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल।
समझ में आ रहा है क्या? अब बोलते हैं क्या, मतलब ऊपर जो चला आ रहा था आपका डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, वो न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा आपका, प्राइस ही रहेगा। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है कमोडिटी के नेम। क्यों, यहाँ पर कौन से हैं कमोडिटी, यहाँ दो चीजों का रिलेशन बताया जा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स में, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा इसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। चलो अभी एक साथ में अपन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स के हैं, थ्री। फर्स्ट इज इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सब पढ़ लिए। फर्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या बोलेंगे बोलो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। सो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये कंसेप्ट क्लोज होता है। नेक्स्ट आते हैं, मैं इसके अंदर का कंटेंट आपको बताऊंगा कि कैसे परसेंटेज चेंज होगा, लेकिन अब मैं बताना चाह रहा हूं जहां पर स्टूडेंट और मिस्टेक करते हैं। इसकी हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब आपको भी समझ में आ रहा है, ये इसका एक्सटेंशन है, बुक में भी आपके ऐसे नहीं दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूं। सो इसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर क्या आया है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसके अंदर क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड एंड यूनिट्रिक इलास्टिक डिमांड। सुनने में पता नहीं ऐसे बड़े बड़े शब्द लग रहे हैं ना, भरोसा है ना मेरे ऊपर, क्या करेंगे, इसको पूरा कचरा कर देंगे, मजाक बना देंगे सबको। हाँ क्या कॉपी, हाँ इजीली लर्न हो जाएगा, विद डायग्राम अंदर के कंटेंट सब याद हो जाएंगे। डन। मैं जो आपको स्टार्टिंग में बताया था इलास्टिक, क्या बताया था, इलास्टिक, इलास्टिक मतलब क्या होता है, चेंज, और इन इलास्टिक मतलब क्या होता है, नो चेंज। सो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली चेंज इन डिमांड, अरे मैंने बता दिया क्या है ये, परफेक्टली चेंज इन डिमांड। यहां क्या है, परफेक्टली नो चेंज इन डिमांड। हेडिंग समझ में आई सबको? अरे नाम में ही लिखा परफेक्टली, मतलब परफेक्टली इलास्टिक लिखा, परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब ये भी परफेक्ट नहीं है, बोलते हैं स्ट्रेच जितना करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे स्ट्रेच होता जाएगा, किसमें, डिमांड में, और प्राइस में कोई चेंजेस नहीं रहने वाले। इतना इलास्टिक है कि प्राइस सिर्फ सोच रहा है कि मैं चेंज हूं, और डिमांड क्या होगा, कितना भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोलता है प्राइस तुमको जो करना हो करो, कम होना है कम हो, जीरो होना जीरो हो, बहुत ज्यादा बढ़ना बढ़ जाओ, लेकिन मैं क्या हूं, नो चेंज इन डिमांड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, प्राइस को कितना चेंज होना है होते रहो। मैंने समझाया, समझ में आया क्या, अंदर का कंटेंट पढ़ो, फर्स्ट वाली हेडिंग का, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, व्हेन चेंज इन प्राइस लीड्स टू इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और प्राइस कितना चेंज हो रहा है, हार्डली स्लाइटली, मतलब आपको उसमें प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा है, आपको ऐसे ही ट्रीट करना है। अपन आगे पढ़ते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड रीड करो, irrespective of the change in price demand will remain same। सो हेडिंग जब आपको याद रहेगी, हेडिंग से आप रीड करोगे तो आपको अंदर का कंटेंट अपने आप समझ में आएगा। फिर से बोलो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब देयर इज अ नो चेंज इन, इलास्टिक है ना, देयर इज अ चेंज इन डिमांड irrespective of the price, there is change or no change। और इलास्टिक बोला है तो ह्यूज इलास्टिक है, देखेंगे वो अपन आगे चलके। परफेक्टली इन इलास्टिक में देयर इज अ नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, सब आएगा।
इस सेशन में ये पांचों तो नहीं कंप्लीट होंगे, सो हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट करते हुए कौन कौन से फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इंपैक्ट करते हैं, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, कोई बताएगा सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है? फर्स्ट लेक्चर में बताया था। हाँ याद आ गया, क्या होता है? मत लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहां एक्सप्लेन किया जाएगा? यहां होगा। सेकंड है फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन से फैक्टर या डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग को ही क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट्स भी बोलते हैं। ओके। एंड एक है क्वेश्चन कौन सा? मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ 2 पेज में चैप्टर खत्म है, वो तो जानते तो हो, ठीक है। अपन डिटेल में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो आज के लिए अपन रखते हैं इतना ही। सी ऑल टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर।